और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। ये सिम्टम्स इस तरीके से देखे जाते हैं जैसे थिन बनना या उसके अंदर अच्छे से प्रेशर ना होना, दूर तक ना जा पाना। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में और साथ में बात करेंगे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया क्या होता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो कि मेल्स के अंदर, आदमियों के अंदर प्रेजेंट होती है और ये पेशाब की नली के चारों तरफ होती है। जितना भी यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और जब वो बाहर आने की कोशिश करता है तो वो एक ट्यूब यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आता है। इस यूरिथ्रा के और यूरिनरी ब्लैडर के जो स्टार्टिंग जंक्शन है वहीं पर एक हमारी ग्रंथि है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। जैसे जैसे मेल्स की उम्र बढ़ती है इस प्रोस्टेट का साइज भी जनरली बढ़ने लगता है। नॉर्मली इसका साइज हम 25 ग्राम से कम कंसीडर करते हैं कि ये नॉर्मल है और जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो ये उस ट्यूब यानी कि यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर डालता है और यूरिन के फ्लो को कम करता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स आने लगते हैं। एक एस्टिमेट ये लगाया गया है कि 50 इयर्स के अबव अप्रोक्सीमेटली 50% मेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लग जाती है और हर डेकेड के साथ यानी कि फॉर एग्जांपल 60 इयर्स पे अप्रोक्सीमेटली 60% मेल्स को ऐसी प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली 70 इयर्स पे 70% मेल्स को दिक्कत आएगी। अब आते हैं कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स या प्रोस्टेट बढ़ने के बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से आपके अंदर प्रेजेंट करेंगे। किसी पेशेंट को हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ हमें प्रोस्टेट की दिक्कत हो चुकी है। तो जनरली इस तरह के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि बार बार रात को उठ के टॉयलेट जाना, यूरिन होल्ड ना कर पाना, एकदम से भाग के जाना, यूरिन की जो स्ट्रीम है जिसे हम बोलते हैं यूरिन की धार है वो अच्छे प्रेशर की ना बनना, थिन बनना या उसके अंदर अच्छे से प्रेशर ना होना, दूर तक ना जा पाना। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये डिमार्केट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्रोस्टेट रिलेटेड कोई इशू आने लग गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन यहाँ पे एज होता है, क्योंकि यंग एज वाले पेशेंट्स में अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो पहले हम दूसरे तरीके के डायग्नोसिस को ज्यादा कंसिडर करते हैं रादर देन प्रोस्टेट के लिए। अब प्रोस्टेट की जांच के लिए या हमें ये पता लगाने के लिए कि इसमें ये वाकई में दिक्कत दे रही है प्रोस्टेट हमारे को कि नहीं दे रही है, तो हमें क्या क्या टेस्ट करवाने हैं। तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन टेस्ट और जो फर्स्ट लाइन आपको कोई भी डॉक्टर एडवाइस करेगा दैट विल बी एन अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड में हम जनरली प्रोस्टेट का साइज देखते हैं और प्रोस्टेट का साइज जनरली हम 25 to 30 ग्राम के अराउंड हम इसको नॉर्मल मान के चलते हैं। बट यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि साइज इटसेल्फ कई बार एक मिसलीडिंग आइडेंटिटी हो सकता है जो हमें सही डायग्नोसिस की तरफ ना लेके जाए। प्रोस्टेट के साइज का स्टडीज में ये देखा गया है कि प्रोस्टेट का जो साइज है उसका कोरिलेशन विद बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी कि प्रोस्टेट के साइज का इंक्रीज होना ही इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जो यूरिन के फ्लो आउटफ्लो को कम करे। रादर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रोस्टेट का साइज बिल्कुल नॉर्मल लिमिट्स में है पर फिर भी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिले। ये कब होता है जब प्रोस्टेट एक भाग है जिसे हम मीडियन लोब बोलते हैं वो एक्सेसिवली ग्रो कर जाता है जबकि बाकी सारा प्रोस्टेट हमारा नॉर्मल साइज का है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ध्यान देना होता है कि प्रोस्टेट का साइज माइट नॉट बी रिलेटेड टू जो हमारा यूरिन का आउटफ्लो है या हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से। फिर इसके अलावा एक टेस्ट हम करवाते हैं दैट इज यूरोफ्लोमेट्री। ये बताता है कि यूरिन का प्रेशर कैसा है, यूरिन का फ्लो कैसा है और क्या वो जो हमारी यूरिन की स्ट्रीम है वो अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर तो नहीं है या ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट की वजह से है। तो अब हम बात करते हैं क्या इसके अलावा हमें कोई और टेस्ट करवाने की भी जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें भूलना नहीं चाहिए दैट इज PSA लेवल्स। ये एक स्पेशल एंजाइम है जो प्रोस्टेट ही सिक्रीट करता है और ये बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में हमें सैंपल कलेक्ट करके हम उसके एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि बॉडी का PSA लेवल्स क्या है। ये एक बहुत ही फाइन मार्कर है जो ये डिटरमाइन करता है कि क्या हम सिर्फ प्रोस्टेट की साइज को इंक्रीज होने को देख रहे हैं या प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को देख रहे हैं या ऐसा तो नहीं हम प्रोस्टेट के कैंसर को देख रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ईयरली PSA का एनालिसिस करवाना एक रिकमेंडेशन बना दी है ताकि कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो कि वो लेट स्टेज ऑफ कार्सिनोमा में एंटर कर जाए प्रोस्टेट के और बाद में हमें पता लगे कि ये तो प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन नहीं थी, ना ही ये प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज था, ये कैंसर था। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट के साइज इंक्रीज होने के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते, ये लगभग सेम से ही हैं और ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है प्रोस्टेट इंक्रीज होने के लिए और पता लगा कि अंदर है प्रोस्टेट का कैंसर। तो PSA के लेवल्स हम कोशिश करते हैं कि हर बार रिपीट PSA लेवल्स हम जरूर करवाएं ताकि हमें ये पता लगे कि किसी भी टाइप से ये जो प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज हुआ है ये ऐसा
तो नहीं है कि कल को कैंसर बन जाए। और हाँ, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे आपको मैंने अभी पीछे बताया कि बार बार इन लेवल्स को हमें रिपीट करवाना चाहिए। आइडियली 6 मंथ्स पे, पर एटलीस्ट 1 ईयर्स पे तो ये करवा ही लेना चाहिए। अब ये समझते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि इसका ट्रीटमेंट कब शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, उनकी गंभीरता कितनी ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ रात को एक बार यूरिन करने के लिए दोबारा उठना पड़ रहा है, या मान लीजिए जब फ्रेश होने जा रहे हैं आप यूरिन रिलीज कर रहे हैं, तब यूरिन रिलीज करने के बाद हल्की फुल्की ड्रिबलिंग है, यानी कि बूंद बूंद टपक के यूरिन आ रहा है, तो ऐसे केसेस में प्रेफर्ड ये होता है कि हम किसी भी टाइप की मेडिकेशंस ना शुरू करें। रात को यूरिन ना आए, इसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन होता है कि सोने से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले हम लास्ट फ्लूइड, पानी हो गया, दूध हो गया, ये हम एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले कंज्यूम करें, और सोने से जस्ट पहले हम एक बार यूरिन पास करें, ताकि रात भर हमें उठना ना पड़े। रात को उठना काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, बट जिस एज ग्रुप में ये दिक्कत होती है, अगर उनको रात को उठना पड़ता है तो कई बार उनको दोबारा नींद नहीं आती। ये उनके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि मेरे को रात भर नींद नहीं आई और मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा। तो इस दिक्कत को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को सोने से कुछ देर पहले हम लिक्विड का इंटेक बंद कर दें, और जब हम सुबह यूरिन पास करना चाह रहे हैं उस समय हम कोशिश करें कि हम रिलैक्स करें। यूरिन करते वक्त हम प्रेशर ना अप्लाई करें, जितना हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। अगर ये सब प्रैक्टिसेस के बाद भी हमें आराम नहीं मिल रहा है और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक इशू क्रिएट हो रहा है और हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तब हमें मेडिकेशंस की तरफ जाना चाहिए। इसमें 2 से 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो आपके डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड कर देंगे। ये स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं और मोर और लेस यही आपको कंज्यूम करनी होती हैं। बट वंस यू स्टार्ट ऑन दीज ड्रग्स, एक बार आपने इन ड्रग्स को शुरू कर दिया, तब फिर आप इन ड्रग्स को बंद नहीं कर पाएंगे। आपको ये ड्रग्स लेनी ही लेनी पड़ेंगी, और जब तक आप लेंगे तब तक आपके सिम्टम्स ठीक रहेंगे। जैसे ही आप ये ड्रग्स लेना बंद कर देंगे, आपके सिम्टम्स वापस अपीयर होना शुरू कर जाएंगे। इसीलिए ये रिकमेंड करा जाता है कि जितना समय हो सके हम ड्रग्स के ऊपर ना आए, और नॉर्मल तरीके से ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ही अगर हम अपने सिम्टम्स को इम्प्रूव कर लें। अब आप कहेंगे कि हमने ड्रग्स लेनी तो शुरू कर दी सर, पर अब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स हम छोड़ नहीं सकते, पर मेरे सिम्टम्स तो वापस आने लग गए हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम ये मेडिकेशन तो कई सालों से ले रहे हैं, पहले तो सिम्टम्स ठीक थे, अब हमारे सिम्टम्स वापस से आने लग गए हैं। हमारे तो पहले 1 दवाई चलती थी, अब 2 दवाई चलने लग गई है, पर सिम्टम्स तो रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। यही इन ड्रग्स का इशू है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ कंजप्शन, एक लंबे समय के बाद ये ड्रग्स असर करनी बंद कर देती हैं, और एट दैट स्टेज चाहे प्रोस्टेट का कोई भी साइज हो, हमारे पास अब एक ही ऑप्शन रहता है कि हम इसको सर्जिकल मेथड या फिर नॉन सर्जिकल मेथड, जिसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं। इसके बाद हमारे पास कोई भी और एक ऑल्टरनेटिव नहीं है जिससे हम पेशेंट को इसमें रिलीफ दे पाएं।